मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा। आज मैं काव्य भेद इस टॉपिक पर मैंने जो पूर्व में लेक्चर दिया था उसके दूसरे पार्ट को लेकर आई हूँ, जिसमें काव्य के कितने भेद हैं इसको स्पष्ट करते हुए मैंने बताया था कि काव्य के 3 भेद हुए, जिसमें उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। तो आज यहाँ पे मध्यम काव्य, जिसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। इस स्लाइड में मैंने मध्यम काव्य के लक्षण को बतलाया है। आचार्य मम्मट के अनुसार मध्यम काव्य का लक्षण इस प्रकार है: अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, इसे समझने के लिए हमें यहाँ कुछ शब्द हैं, पद हैं, उसको समझना होगा। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यम, अर्थात जहाँ पर व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ की अपेक्षा चमत्कारक ना हो, वह गुणीभूत व्यंग्य नाम का मध्यम काव्य है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जहाँ पे वाच्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ दोनों हो, लेकिन वाच्य अर्थ जो है वो अधिक सौंदर्य के साथ अधिक चमत्कारपूर्ण दिखे, वह जो काव्य है वह क्या हो गया? गुणीभूत व्यंग्य काव्य। यानी वहाँ व्यंग्य अर्थ जो है वो उतने चमत्कारी नहीं होते। तो अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। तो यहाँ सबसे पहले अतादृशी इस शब्द को समझना होगा। अतादृशी वाच्यादान अतिशायिनी, यथा अतादृशी पद का अर्थ है वैसा ना होने पर, यानी वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारक ना होने पर। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यंग्य अर्थ गुणीभूत हो जाते हैं, यानी वो क्या हो जाते हैं? अल्प, उसको हम कह सकते हैं कि जैसे चमत्कार कम होना, जैसे उसका सौंदर्य कम उजागर होना, प्रकट होना, वो गुणीभूत हो जाना। तो वह जो अर्थ है और जहाँ और उसकी जगह वाच्य अर्थ की चमत्कार अगर ज़्यादा दिखने लगे तो वह काव्य क्या हो जाएगा? मध्यम काव्य होगा। इसलिए कहा गया अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। अब इस तीसरे स्लाइड में मैंने मध्यम काव्य जो हैं, गुणीभूत व्यंग्य काव्य है, उसको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया है, और इसे आप लोग ध्यान से देखिए। गाम तरुणम तरुण्या नववंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्ता भवति मुहु नितराम मलिना मुखच्छाया। ये विप्रलंभ आभास का वर्णन इस पद्य में किया गया है। कोई उपनायिका है जिसका खिन्न मन वाली कोई उपनायिका है, और वहाँ पे इसके पृष्ठभूमि को समझना है कि उपनायक को संकेत स्थान से लौटकर आया हुआ देखकर खिन्न मन वाली उस उपनायिका के विप्रलंभाभास का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अब इसके अर्थ को समझिए। नवीन वेतस मंजरी हाथ में लिए अपने ग्राम निवासी युवक को बार बार देखने वाली ग्रामीण युवती की मुख कांति अत्यंत मलिन हो गई है। तो देखिए यहाँ पे आचार्य मम्मट ने स्पष्ट किया है। इसके अगली पंक्ति को इस प्रकार लिखा है: अत्र वंजुल लता गृहे दत्त संकेता नागता इति व्यंग्यम गुणीभूतम तदपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्। अब यहाँ पे जो संकेतित स्थल है वहाँ नायिका नहीं पहुँचती हैं और नायक वहाँ पहुँच जाते हैं पहले से, कोई युवक। तो इस अर्थ में जो युवती के मुख पर जो मलिनता, जो उसको कह सकते हैं उसकी जो रेखा है,
वह जो चमत्कारपूर्ण होना चाहिए, तो उसका क्या प्रभाव है, इसको हम इस अर्थ में समझते हैं। इस पद्य में वेतसलता गृह में आने का संकेत देकर भी तू नहीं आई, यह व्यंग्य अर्थ है जो गौण है, अप्रधान है। कहने का मतलब कि अत्र वंजुल लता गृहे दत्त संकेता नागता इति, मतलब वंजुल, वो वंजुल यानी वेतस लता गृह जो है वो कोई जगह है जहाँ पर आने का संकेत देने पर भी कोई उपनायिका नायिका नहीं आती है। तो यह जो व्यंग्य अर्थ है वह अप्रधान हो जाता है और इसकी अपेक्षा मुख कांति अत्यंत मलिन हो रही है, इस वाच्य अर्थ में अधिक चमत्कार है। तो किसकी मुख कांति अत्यंत मलिन हो रही है? तो नायिका की। तो ये जो वाच्य अर्थ है इसका चमत्कार अधिक है। कहने का मतलब तुम्हें वो संकेत दिया गया जिस स्थल पर आने के लिए, वहाँ तू नहीं आई, ऐसा इस पद्य में कहा गया है। लेकिन उसका जो सौंदर्य है वह उससे ज़्यादा जो वाच्य अर्थ का जो सौंदर्य है कि उसकी मुख कांति अत्यंत मलिन हो रही है, यह ज़्यादा चमत्कारजनक है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्यंग्य अर्थ गौण हो गया, गुणीभूत हो गया, और वाच्य अर्थ क्या है, वो अधिक चमत्कारी हो गया है। तो यह मध्यम काव्य का सुंदर उदाहरण है। तो इस ढंग से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि काव्य में जो उत्तम और मध्यम इन दो अर्थों में जो प्रयुक्त किया गया है, तो उसमें हम व्यंग्य और वाच्य अर्थ के तुलनात्मक आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने बताया, जहाँ व्यंग्य अर्थ का चमत्कार अधिक हो वाच्य अर्थ की अपेक्षा, तो वह क्या, वह तो ध्वनि काव्य हो गया, वो तो उत्तम श्रेष्ठ काव्य है। लेकिन जहाँ पे व्यंग्य अर्थ की चमत्कारिता जो है वो कम हो जाती है, अप्रधान हो जाती है, गौण हो जाती है, वह क्या हो जाता है, मध्यम काव्य होता है। तो आज मैंने ये सब आपको बताया कि मध्यम काव्य के क्या लक्षण हैं, उदाहरण सहित बताने का प्रयास किया है। आशा है आप लोगों ने इसे भली भांति समझा होगा, और अगले लेक्चर में मैं इस काव्य के जो तीसरे भेद है उसको लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।